हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। बस आज का फिर से अंक देखेंगे। विज्ञान से शुरू है ये क्वेश्चंस और लास्ट जब होगा तो करंट से होगा। स्किप ना करें, एक एक वीडियो को पूरा देखें। सारी चीज़ों को हम समझाते जाते हैं, प्रैक्टिस के लिहाज से या फिर पढ़ने के लिहाज से, दोनों को ले सकते हैं। अभी आप टीचर का जो एग्ज़ाम्स देख रहे हैं, खासकर सोशल साइंस का जो भी क्वेश्चंस है, अधिकतर क्वेश्चंस लड़े हैं सेट से, इसलिए घबराएं नहीं और प्रैक्टिस करते रहें। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर करें। जितना देखते हैं बस एक शेयर मांगते हैं आपसे और कुछ नहीं। बस आगे चलेंगे। और हाँ, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखेंगे। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन तो बहुत रटा रटाया है, घिसा घिसा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। सूरज की रोशनी नीली होती है, नहीं होगा। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकिरणन, ये हो सकता है। प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब अगर आप देखें तो यही होना चाहिए। ठीक है, परिकिरणन के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है कि आकाश का रंग नीला दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखेंगे। नंबर दूसरा, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? अब यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन है: आर्थिक प्रगति, ऋण, आर्थिक सुधार, अन्य। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको ये करना है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का पूछा जा रहा है तो ये रीढ़ की तरह काम करता है। रीढ़ है, जिस तरह से शरीर में ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, पिछला हिस्सा, ठीक है, तो शरीर को पूरा ढांचा तैयार करता है, पूरा शरीर को एक मजबूती प्रदान करता है, कह सकते हैं मजबूती कह सकते हैं। तो ये रीढ़ है। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, ये मजबूती प्रदान करता है भारतीय अर्थव्यवस्था को। क्वेश्चंस देखें, आपको आसान हो सकता है लगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां जो होती है किस अनुपात में रहते हैं? क्वेश्चन शायद आप लोग को पहली बार मिला होगा, ध्यान से आप क्वेश्चन को देख लें। तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं ये बताना है। 3:1 का अनुपात है, 2:2 का अनुपात है, 1:1 का अनुपात है, या फिर अन्य। इसका सही जवाब हो जाएगा 1:1 का अनुपात रहता है तीनों में। मान के चलिए अगर 1 इंच का ये है तो पिछला भी 1 इंच रहेगा, तीसरा भी 1 इंच रहेगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, तो फिर इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 1:1 आएगा ना, तो अनुपात वही 1:1 होगा। तो इसको ध्यान से देखना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। 3-4 क्वेश्चन हैं आज। 2:2 का अनुपात होता है, 2:3 का अनुपात होता है, 3:2 का अनुपात होता है, 1:2 का अनुपात होता है। 2-3 तो होता है, लेकिन यहाँ लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2, तो आपका सही जवाब 3:2 हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होता है। चलिए देखिए, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 3 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन, तो इसे जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें, नोट कर लें इस चीज को। 22 जुलाई 1947 को, 28 जुलाई 1947, 17 जुलाई 1947 या फिर 22 जुलाई 1948 को। तो ये राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। इसे जरूर याद रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी तो पढ़ा रहे हैं याद रखने के लिए ही। चलिए क्वेश्चंस आगे देखेंगे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ग्लोब पर अपनी स्थिति, यानी कि भारत की स्थिति को जरूर देखें। ग्लोब के बारे में हम बताएं कि ग्लोब को जरूर अध्ययन करें, मैप से अध्ययन जरूर करें और ग्लोब की स्थिति में देखें कि भारत है कहाँ। ठीक है, आप ये देशांतर, ये भूमध्य रेखा है। देशांतर रेखाएं खड़ी रेखा होती है, पड़ी रेखाएं अंशांश रेखा होता है, यानी कि विषुवत रेखा को भी अंशांश रेखा कहा जा सकता है, कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। अब भारत यहां स्थित है, सोचिए, तो भारत यहां स्थित है। नीचे क्या है बताइए? नीचे और यहां ध्रुव है, यहां ध्रुव है, ठीक है, उत्तर दक्षिण ध्रुव है। तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ध्यान देना है। ये इसे क्या कह सकते हैं? नॉर्थ, और इसे साउथ पोल, पोल ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। अब बताइए, नॉर्थ तो हो गया, यानी कि उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तो इसमें देख लें उत्तरी ध्रुव किधर है, तो उत्तरी ध्रुव यहां भी है, यहां भी है, तो कौन गोलार्ध में हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव में हो जाएगा। 2 है। अब यहां देखिए पूरब और पश्चिम, जब इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, तो पूरब पश्चिम इधर होगा, ठीक है। तो ये वाला
हिस्सा आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर और पूर्वी हो जाएगा, यानी कि पूर्वी देशांतर हो जाएगा और उत्तरी अंशांश हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अंशांश के उत्तर में, ठीक है, देशांतर के पूरब में। समझ में आ गया? तो उत्तरी और पूर्वी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर अंशांश, उत्तरी अंशांश और पूर्वी देशांतर, इसे जरूर आप याद रखें। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? लक्षद्वीप, रामेश्वर, कन्याकुमारी, निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए, भारत के बारे में पूछा जा रहा है, भौगोलिक इकाई के बारे में पूछा जा रहा है, तो निकोबार द्वीप समूह इसका सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, इसी का सही जवाब निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे पूछा जा रहा है सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई, तो भौगोलिक और प्लस दक्षिण, ये हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। अगर सिर्फ दक्षिणतम बिंदु पूछ ले भारत का तो कन्याकुमारी हो जाएगा। ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस देखेंगे। 8वां, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चंस आप ध्यान से समझ लें। उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले जो भी समतल मैदान है उसे भाबर, कादर, दून, तराई क्या कहा जाता है? तो ये भाबर के नाम से जाना जाता है। नोट कर लें। क्वेश्चन 9वां देखेंगे। विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था? प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास टेलर है, हरवॉटसन है, हॉटशॉन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हरवॉटसन हो जाएगा। ठीक है, विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? हरवॉटसन को। क्वेश्चन है विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस, इसको वर्ल्ड थिएटर दिवस भी कह सकते हैं। ठीक है, थिएटर डे भी बोला जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे हर साल किस तारीख को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 अप्रैल है, 27 जनवरी है, 27 मार्च है, 27 मई है। तो 27 मार्च इसका सही जवाब हो जाएगा। 27 मार्च को हर साल ये मनाया जाता है इंटरनेशनल स्तर पर। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बहुत आसान है, आप जरूर बना देंगे इसे। नेपाल, न्यूजीलैंड, लद्दाख और भूटान, 4 ऑप्शन हैं, तो आप बताइएगा। इसका सही जवाब भूटान हो जाएगा। ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से ये भूटान जाना जाता है। क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम। तो इसका सही जवाब आप देखें, व्यापारिक जो पवनें होती है और उत्तरी गोलार्ध में होती है तो किस दिशा में बहेगा? उत्तर पूर्वी भाग में बहता है, उत्तर पूर्वी दिशा में ये बहता है व्यापारिक पवनें वहां का। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निम्न परतों में ऊष्मा का संचार होता है? तो वायुमंडल का निम्न परत कौन सा है? क्षोभ मंडल। इसे जरूर आप याद रखें। निम्न परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल इसे कहा जाता है, इसे जरूर याद रखें। क्षोभ मंडल पहला परत है, यानी कि जितनी भी क्रियाएं होती है, खास करके मानसूनी क्रियाएं, चाहे आप देख सकते हैं बादल का बरसना, पानी का बरसना, बादल का बनना, ठीक है, या फिर कुहासा, फॉगिंग, ये सारी चीजें कहाँ बीतती है? क्षोभ मंडल में बीतती है। सबसे निचला स्तर है वायुमंडल का। वायुमंडल में जो भी परतें हैं आपको पढ़ने पड़ते हैं, वायुमंडल की परतें, उसमें से क्षोभ मंडल सबसे नीचे है। अब यह कहता है कि किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निम्न परतों में ऊष्मा का संचार होता है। अब इस चीज को आप पहले समझें। पृथ्वी विकिरण, सूर्य विकिरण, संवहन, चालन। इसका सही जवाब आप देखेंगे तो पृथ्वी का विकिरण हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की जो भी किरणें आती है, सबसे पहले जो भी ऊष्मा आता है तो पृथ्वी पर पड़ता है। सबसे पहले कहां पड़ता है? वो ऊष्मा पृथ्वी पर पड़ता है। अब इसमें क्या करता है? पृथ्वी कुछ भाग क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। इस चीज को आप समझिए। ठीक है, ऊष्मा का कुछ अंश, ये भी हम यहां पे दर्शा देते हैं। ऊष्मा का कुछ अंश क्या करता है? अवशोषित कर लेता है पृथ्वी, और कुछ को क्या करता है? परावर्तित कर देता है। कुछ को ये क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। कुछ को ये अवशोषित करता है, बाकी को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। परावर्तित कर देता है, ध्यान से देखें, परावर्तित कर देता है। ठीक है, कुछ को अवशोषित करता है और कुछ को परावर्तित कर देता है। अभी परावर्तित होकर ये जो किरणें हैं, जो भी ऊष्मा है, ये कहां पहुंचेगी? ये निम्न स्तर पर, जो भी वायुमंडल का निम्न स्तर है, यहां पे पहुंचेगी। तो ऊष्मा का संचालन, या कह सकते हैं ऊष्मा का संचार जो होगा वो क्षोभ मंडल में होगा। यानी कि पहला जो स्तर है उसमें क्षोभ मंडल होगा, निम्न स्तर में जो है वहां पे ऊष्मा का संचरण होगा।
तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? पृथ्वी का विकिरण। पृथ्वी विकिरण की विधि के द्वारा ऐसा कर पाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, और कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि पढ़ाने का जो तरीका है किस तरह का है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, ये सारे कमेंट्स आप जरूर करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें। लाइक तो एकदम बनता है, शेयर बनता है, इसे जरूर करें। चलिए 14, कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है ये बताना। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव या फिर भूचुंबकीय उत्तरी ध्रुव। इसका सही जवाब आपको बताने हैं। इसका सही जवाब देखिएगा तो चुंबकीय दक्षिण ध्रुव इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ये कंपास की सुई शो करता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। बस इसमें दिमाग लगाना है, याद रट्टा करने का कोई जरूरत नहीं। इसमें छूकर, जलाकर, NOS से क्रिया कराकर, HSO से क्रिया कराकर, तो कुछ भी नहीं होगा इसमें। इसका सही जवाब आप देखें तो इसको जलाकर भी आप पता लगा सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन 16 क्या कहता है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। अब देखिए क्वेश्चन एकदम इजी है लेकिन दिमाग लगाइएगा इसमें। ठीक है, चलिए लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पाड़े में लोहा तैरता है। चलिए सही से दिमाग लगाइए। लोहा में पानी डूब जाता है, चलिए ये तो आपका सही है। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी आपका सही है। पारा पानी पर तैरता है, यही तो गलत है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से, स्पेशल रेटिना से। तो चमगादड़ जो होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन सकता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स को चमगादड़ सुन सकता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि जिसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि इसे कहा जाता है अगर आप हिंदी जाने तो। ठीक है, प्राश्रव्य ध्वनि जिसे अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, और हम लोग जो सुनते हैं उसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स हो जाते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को चमगादड़ क्या करता है? सुन सकता है। और सुनने के साथ ही जैसे ही वो अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न होते हैं तो वो उसको थोड़ा मान के चलिए कि अंधेरा में कैसे चलेगा, कहीं दीवार के पास जाता है तो उसका अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होता है वो टकराकर उसके कानों तक पहुंच जाता है और अल्ट्रासोनिक वेव्स को वो सुन सकता है। और यही कारण है कि वो उड़ने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, खास करके अंधेरे में। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को महसूस करता है, महसूस भी कर सकता है और सुन भी सकता है। अब यहां देखना है लोहे में जंग लगना क्या है। ये क्या है? भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया, इनमें से कोई नहीं है। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया का उदाहरण है, इसे जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और लोहे में जंग लगने से ढेर सारे प्रश्न बनेंगे। उलट के पुलट के लोहे में जंग लगने से क्या होता है? उसका वजन बढ़ जाता है, उसका वजन घट जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी लोहे में जंग लगने से संबंधित आते हैं। ठीक है, किसके कारण से जंग लगता है, लगना कौन सी प्रक्रिया है, तो ये इसे जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? फोकस दूरी को एडजस्ट कौन करता है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलियरी मांसपेशी के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा। तो इसका सही जवाब जाने, सिलियरी मांसपेशी जो होता है ये सही से फोकसित करता है। ठीक है, फोकस दूरी को मेंटेन करता है यही। आगे देखेंगे, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब जो होता है बनता है, कितना बनता है? 2, 4, 8 अनंत, कितने बनते हैं? तो आसान जवाब है इसका, अनंत हो जाएगा। दो समानांतर दर्पण के बीच में अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है? वो अनंतों बनते हैं, एकदम अनगिनत। मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? मात्रा कहने का मतलब है आयतन, द्रव्यमान, भार, घनत्व। चार चीजें हैं, आयतन, द्रव्यमान, भार, घनत्व। ध्यान से देखें, मान के चलिए 1 किलो दूध है या पानी है। ठीक है, 1 किलो दूध है। अब इसी चीज को अगर हम 2 किलो कर देंगे, 2 किलो दूध, तो कौन ऐसा चीज है जो प्रभावित नहीं होगा? आयतन, द्रव्यमान, भार, ये तीनों प्रभावित होगा। ठीक है, आयतन कहने का मतलब है कि बर्तन यहां पे 1 किलो का है, अगर डालेंगे तो गिरेगा ही, आयतन चाहिए ज्यादा। ठीक है, द्रव्यमान इसका बढ़ जाएगा, भार भी बढ़ेगा, द्रव्यमान, भार। घनत्व जस का तस रहेगा। ठीक है, घनत्व इसका जस का तस रहेगा, ये प्रभावित नहीं होगा। जब सूरज की रोशनी किसी प्रिज्म में से, प्रिज्म अगर है, ठीक है, ये प्रिज्म बना लेंगे हम लोग, गुजरती है, तो बताइए निम्नलिखित में किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीला, लाल, बैंगनी।
बैंगनी, हरा। तो सबसे अधिक परिवर्तन सबसे अधिक किसमें होता है? तो ये बैंगनी हो जाएगा, इसका सही जवाब बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, सूरज की रोशनी जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, प्रिज्म से जब होकर गुजरती है, ठीक है, तो कौन सा रंग ऐसा है जिसका अपवर्तन सबसे अधिक होगा? तो बैंगनी का होगा। याद रखना है इस चीज को। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लेने हैं, पढ़ लेने हैं। बैगनी किरणें, सूरज की रोशनी, गामा किरणें, अवरक्त किरणें। अब देखें, ये दोनों तो होगा नहीं, अब बचा ये दोनों। अब ये दोनों में से एक यहां पे देखें, गामा किरण जो है इसमें सबसे कम हो जाता है। ठीक है, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो ये तो क्वेश्चन ये भी नहीं होगा। जब ये नहीं होगा, तीन को नहीं होगा, तब यहां पे आंसर कौन बचता है? अवरक्त किरणें। लेकिन अगर रेडियो तरंगे यहां पे रहेंगे, रेडियो तरंगे खुल के लिखा हुआ रहेगा, अवरक्त किरणों की जगह पे रेडियो तरंगे रहे, तो ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देने हैं आपका। चलिए, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व, धातु को जब गर्म करेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ता है, अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा कम हो जाता है। घनत्व की चर्चा हो रही है, घनत्व उसका कमेगा। क्या हो जाएगा? कम जाएगा। क्वेश्चन कहता है किस अम्ल का उपयोग निर्जलीक कारक के रूप में किया जाता है? निर्जलीक कारक क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही जवाब हो जाएगा। ये निर्जलीक कारक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम बताएं। चलिए, यहीं से तो आपका नाम पता चल जाता है, मार्स गैस। चलिए, कौन होता है मार्स गैस? बताइए। इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, मीथेन गैस होता है। मार्सी गैस उत्पन्न होता है, यानी कि मीथेन गैस उत्पन्न होता है, कोयला खदान में पाया जाता है। तो नाम बता देना है, मीथेन आसानी से है। किण्वन एक प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है किण्वन प्रक्रिया में? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल या फिर खमीर। चार ऑप्शन हैं आपके पास। तो इथाइल अल्कोहल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया में इथाइल अल्कोहल बनता है, इसका उत्पादन होता है। चलिए, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है। नेत्र पर प्रकाश का जो नेत्र जैसे है उस पर प्रकाश का जब पड़ती है तो जो मात्रा कितना चाहिए नहीं चाहिए, ये नियमन कौन करता है? कॉर्निया है, उपतारा है, दृष्टि पटल है, श्वेत पटल है। तो सही जवाब उपतारा हो जाएगा। ठीक है, ये कंट्रोल करता है लाइट को। अगला क्वेश्चन है पालकालीन कहां से प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य कहां से मिलता है? हालांकि इसका साक्ष्य तो सब जगह से मिलता है, जैसे कि नालंदा, कुर्किहार, गया से। ठीक है, मेनली रूप से यही इसका सही जवाब होना चाहिए, लेकिन मुंगेर से भी, लोहानीपुर से भी मिला है। उपयुक्त सभी से इसका सही जवाब हो जाएगा। पालकालीन यहां पे पूछा जा रहा है तो डी इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ है? कुषाण वंश, लिच्छवी वंश, कल्व वंश या फिर गुप्त वंश। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आप यहां पे देखेंगे तो शुंग वंश के संस्थापक की अगर हम लोग बात करें तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग इसका नाम था और इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। और ये क्या किया था? ये मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या करके ठीक है, ये शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो ये समझना है, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या करता है पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश की स्थापना करता है। तो शुंग वंश के पतन के बाद जब शुंग वंश भी खत्म होता है तब किसका शासन स्थापित होता है? कुषाण वंश, लिच्छवी या कण्व वंश या फिर गुप्त वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना किया जाता है। पुष्यमित्र शुंग का जो अंतिम शासक रहता है उसे कण्व वंश, यानी कि पहला जो इसे वासुदेव या वसुदेव कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। वसुदेव जो था उसने कण्व वंश की स्थापना करता है, किसको मारकर? पुष्यमित्र शुंग का अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम शासक को मारता है वासुदेव और कण्व वंश की स्थापना करता है। चलिए आगे देखेंगे,
शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? कैमूर से, समस्तीपुर से, बोधगया से या फिर सिवान से? तो शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने तो बिहार के ये बोधगया से प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं, यहां से मिले हैं। चलिए, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? अश्वघोष किसके दरबारी थे? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, देवपाल। इसका सही ऑप्शन कनिष्क हो जाएगा। ये कनिष्क के दरबारी थे अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष की ढेर सारी कृतियां हैं, उसको ये पढ़ने का है, उसको जरूर याद रखें। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? या केंद्रीकृत है? सही है। करों का बोझ अधिक था, ये थोड़ा सा संशय लगता है, 1/6 था शायद। प्रशासन तंत्र कठोर था, ये ठीक है। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब कहता है, उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। मौर्य प्रशासन से संबंधित। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? अशोक के संबंध में बताना है। अशोक पहला कहता है उसने धर्म विजय की नीति अपनाई थी, चलिए ये तो सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, ये भी सही है। उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अशोक के संबंध में डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखेंगे। 35 कहता है मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी, बराबर की गुफा, उपयुक्त सभी। हालांकि मेरे नजर से सभी सही होने चाहिए, लेकिन बराबर की गुफा, दीदारगंज, ये सारे चीज मगध नरेश यानी कि कह सकते हैं आप, ये मौर्य से संबंधित नहीं है। पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष इस मौर्य वंश से संबंधित है, इसलिए ये सही उपयुक्त आंसर है आपका। ठीक है, उपयुक्त भी इसका सही जवाब नहीं होना है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? एक चीज और जान ले कि ये जो राजप्रसाद था, महल जो था मौर्य वंश में यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो बनवाया गया था, वो लकड़ी से बना हुआ था और बहुत बड़ा विशाल महल था, लकड़ी से बना हुआ था। और इस महल के बारे में यह प्रसाद मानव कीर्ति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है, ये किसने कहा था? हैनसंग, फाहियान, मेगास्थनीज या फिर चाणक्य? तो फाहियान ने कहा था। ये किसने कहा था? फाहियान ने कहा था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगीर। तो हम बताए थे चारों बौद्ध संगीति के बारे में, किसके शासनकाल में हुआ था, कहां हुआ था। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक जो करवाया था ये पाटलिपुत्र में हुआ था 250 ईसा पूर्व के आसपास। ऑनलाइन गेमिंग में अब यहां से करंट शुरू होता है, 12-13 करंट है यहाँ पे, थोड़ा सा देखें। करंट बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? मुंबई, चेन्नई, शिलोंग, बेंगलुरु। तो पहला जो भारत का उत्कृष्टता केंद्र होगा ये शिलोंग होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शांति कुमारी को निम्न किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? शांति कुमारी 1989 बैच की IAS महिला है ये। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, केरल। तो ये पहली महिला मुख्य सचिव ये तेलंगाना राज्य की बनाई गई है, शांति कुमारी को। चलिए अगला देखेंगे। निम्न में से किसने वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। 4 जीके तो यहीं पे आपको यह है। ठीक है, 4 करंट यहाँ पे है, ध्यान से देखें। उसके बाद यहां से कह रहा वाराणसी से डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहां है? असम में है। लगभग 3200 किलोमीटर का यात्रा, 3200 किलोमीटर का यात्रा बाय गंगा से। ठीक है, गंगा रिवर, लंबा रिवर क्रूज इसको बोला गया है। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़, गंगा तो डिब्रूगढ़ नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन नदी के द्वारा ये 3200 किलोमीटर जाएगा, जो कि 51 दिन का यात्रा होगा। 51 दिन होगा क्या? हो गया, होगा क्या? हो गया। ठीक है, तो इसको हरी झंडी किसने दिखाया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, 3200 किलोमीटर का यात्रा था, 51 दिनों में यह पूर्ण हुआ था। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया है? तो ये अमेरिका में है। अमेरिका के न्यायाधीश के रूप में ये पहली महिला न्यायाधीश बनी है, वो भी सिख है। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया देश है जो कि ये पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है, ये सरकार के द्वारा किया गया है।
अब 43 देखेंगे, किस राज्य सरकार ने सहर्ष, ध्यान से देखें, विशेष शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा? तो ये सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये त्रिपुरा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन आगे 44, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो हुबली कहाँ है? आसानी से पता लगा सकते हैं, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, केरल। हुबली कर्नाटक में है, यही आपका आंसर है, देख लीजिए। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस। RRR फिल्म के नातू नातू सॉन्ग है ये, नातू नातू, ठीक है। गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत में ये श्रेणी है, पहला क्या जीता है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है, ऑस्कर है, ग्रामी है या फिर फिल्म फेयर आविष्कार है? तो ये आविष्कार नहीं, सॉरी, फिल्म फेयर पुरस्कार है। तो ये ऑस्कर जीता है, ठीक है। नातू नातू सॉन्ग है, RRR, RRR इसको कह सकते हैं, नातू नातू सॉन्ग। इसमें सर्वश्रेष्ठ मूल गीत में ऑस्कर पुरस्कार जीता है, ठीक है। इस बार 2 ऑस्कर जीते गए हैं। स्वास्तिका घोष विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली कौन सी नंबर की भारतीय बनी है? तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो ये चौथी महिला है, ठीक है। चौथी महिला है जो क्वालिफाई की है, ठीक है। किसके लिए? विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का, ध्यान से देखें, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो ये 14वां संस्करण जो है, जो कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का है, ये मुंबई में किया जाएगा, ठीक है। किया जाएगा नहीं, हो गया। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र? 4 ऑप्शन है। तो कौन से राज्य सरकार ने, कौन से राज्य सरकार ने? तो राज्य सरकार तो राज्यपाल, सरकार को ही राज्यपाल, ठीक है। तो सरकार करे मंजूरी या फिर राज्यपाल करे, एक ही बात होता है, यानी कि सरकार का ही मंजूरी, राज्यपाल है। तो हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड 30% आरक्षण दिया है सरकारी नौकरी में, इससे आगे अभी भी बिहार ही है, बहुत पहले से 35% दिया हुआ है। जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये 49वां क्वेश्चन है। जापान, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये जापान का नंबर आता है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में, ये जापान रहा है। हालांकि अभी का जो अपडेट अगर जाने तो ये सिंगापुर है। थोड़ा सा अपडेशन आप पता कर लेंगे क्योंकि ये पुराना वाला है, पुराना कहने का मतलब है 2023 का ही जनवरी का है, ठीक है। तो सिंगापुर अभी के हिसाब से हमने देखा है, सिंगापुर, थोड़ा सा आप भी देख लें। और भारत का स्थान 94वां है, भारत का भी स्थान देख लें। भारत का स्थान अगर आप देखें इंडेक्स में तो 94वां है, ठीक है, 94वां। तो इसे जरूर आप याद रखें। 49वां आज का अंतिम सवाल देखेंगे, 50 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में खाली जगह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर और कोलकाता। ये 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा इंदौर में, ठीक है। तो 50 प्रश्न थे आज के सेट में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक तो जरूर करें दोस्तों, और अंतिम तक देखें। अंतिम तक देखने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बस फिर से एक रिक्वेस्ट के साथ अलविदा। अलविदा कहने का मतलब है आज विदा लेते हैं। एक शेयर जरूर करें मेरे लिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।